अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोज़ा, यानी हर दफ़ा की तरह इस साल भी हमारा आपका साथ बना हुआ है और अल्लाह ताला इसको इसी तरह कायम व दायम रखे। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है क्योंकि ख़ास तौर पे बात की जाएगी बच्चों की, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों के हवाले से ये बात कही जाती है कि उनके बहुत से हुकूक हैं, उनको प्यार से रखा जाए, उनकी तरबियत कैसे की जाए, लेकिन उनका नन्हा सा दिल कभी कभार हम इस तरह तोड़ देते हैं, किरची किरची कर देते हैं कि हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता। कल मेरी नज़र से एक बड़ी ही तकलीफ़ दे बट एट द सेम टाइम एक बड़ी ओवरवेलमिंग स्टोरी गुजरी। अगर आपने भी ट्विटर पे देखा हो, हम बात कर रहे हैं नन्हे मूसा की, जिनको नज़र की ऐनक लग गई। और इसके बाद जिस तरह हम कहते हैं कि छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन ये मासूम सा बच्चा जब अपने स्कूल में पहुंचा तो लोगों ने खूब इसका मजाक उड़ाया। जब वापस आया तो काफ़ी दिल बर्दाश्ता था। इनकी वालदा ने, सदफ़ ने, इनकी एक तस्वीर को ट्विटर पे डाला और कहा कि भाई इनका हौसला बढ़ाया जाए, इनको बताया जाए कि ये बिल्कुल भी अजीब से नहीं लग रहे हैं, जो इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई चश्मिश कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यकीनन हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ढेर सारा प्यार मूसा को दिया। तो आज हमने सोचा ज़रा मूसा की और हिम्मत बताई जाए और उनसे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और यकीनन इसको हम जोड़ेंगे हमारे आज के ओवरऑल सेगमेंट के उससे भी। यानी अगर रमज़ान के तक़द्दुस की बात की जाए, हमारी दीनी तालीमात की बात की जाए, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त बच्चों से करते थे, और यकीनन उनके अपने बचपन का भी यहाँ पे हम हवाला देंगे और यकीनन बहुत सारी बातें होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन गुफ्तगू का माफ़ कीजिएगा, गुफ्तगू का आगाज़ हमने किया मूसा की कहानी से। यानी जब छोटे बच्चों को अगर ऐनक लग जाती है तो उनको यकीनन मजाक का निशाना बनाया जाता है। ये मेरी अपनी आप बीती है। मैं तकरीबन क्लास 5 में थी एंड आई फर्स्ट गॉट माई ग्लासेस, और मैं भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती थी। मुझे आज भी याद है कि पहले दिन जब स्कूल जाना था ग्लासेस लगा के, वो बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए स्पोर्ट्स मुश्किल हो जाते हैं, आप लोगों की जजमेंट से कतरा रहे होते हैं, और यकीनन इसके अंदर एक उनसर बुलिंग का भी आता है। लेकिन उससे पहले कि हम इन तमाम एंगल्स पे बात करें और आपकी मूसा से भी मुलाकात करवाएं, ज़रा हम पहले जो इसमें बसारत का मसला है, हमारी बीनाई का मामला है, जो हम अक्सर देखते हैं कि यंगस्टर्स आजकल, बच्चे आजकल, उनका गैजेट टाइम बहुत बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के सामने या अपने आईपैड्स के साथ गुजार रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये भी देखा जाए कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क़ुव्वत बसारत से महरूम हैं, और ये एक छोटी सी हमारी इंटरवेंशन, हमारा ज़कात, हमारा अतिया और बहुत सारे इदारों की इंटरवेंशन उनकी बीनाई को वापस लौटा सकती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकती है। एक ऐसा ही इदारा है यकीनन LRBT। उनका जो इस हवाले से एक्सपीरियंस रहा है उस पर भी बात करेंगे कि क्या देखते हैं। छोटी जिसको अवॉइड किया जा सकता था, ऐनक लगा के रोका जा सकता था, या एक छोटा सा ऑपरेशन जो ज़िंदगी को दोबारा बहाल कर देता है, इसमें क्या कबाहत होती है, क्या रुकावटें हायल होती हैं। तो सबसे पहले जी हमारे साथ जो हमारे मेहमान LRBT से मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मोहम्मद उमर हसन, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया उमर आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मरियम शमीम, जो कि डायबिटिक रेटिना और लेज़र डिपार्टमेंट पे खुसूसी उनकी तवज्जो है, और आप भी LRBT आई हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारी बहुत ही प्यारी आलिया भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि सब चीज़ें आपस में किस तरह जुड़ गई हैं। उमर, सबसे पहले मूसा की कहानी से शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को आके बताते नहीं हैं कि उनको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, इस खौफ से कि उनको ऐनक लग जाएगी। और लड़कियों के मामले में पेरेंट्स भी कभी कभार कबाहत का, यानी उसमें वो कहते कि नहीं ना लगवाओ तो बेहतर है, आप फिज़िकली इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, ऐनक लग गई, दिल पकड़ लिया। ये अब रवैये बदल रहे हैं? बेहतरी आई है इसमें। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड दूं, टोटल 30 लाख बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको किसी न किसी ज़रिए से आँखों की बीमारी का सामने, जिसमें इंक्लूडिंग रिफ्रैक्टिव एरर, जिससे हम चश्मा लगाना कहते हैं, वो भी शामिल है। तो इसमें ये जो सोशल बुलिंग की अभी आप तस्करा कर रही थी, उसके हवाले से ये होता है कि बहुत सारे बच्चे बताते नहीं अपने वालिदैन को।
लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अवेयरनेस की वजह से थोड़ा सा ट्रेंड अब चेंज होना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, मीडिया के हवाले से भी। उसके अलावा जो हम अपने LRBT आई हॉस्पिटल की अगर मैं जिक्र करूँ तो हम सोशल अवेयरनेस कैंपेन करते रहते हैं, उसके हवाले से ये हुआ है कि काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आई है कि वालिदैन और इंक्लूडिंग अब बच्चे भी इसमें अब राज़ी हुए हैं कि अब इनको चश्मा लगाने में कोई कबाहत या कोई बुराई नहीं है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी है, लेकिन अभी भी लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारा ऐसा अभी सफ़र है जो कि तय करना है। तो उसके लिए हमें हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है मीडिया की भी, बाकी इदारों की भी कि अच्छा, बच्चे तो बच्चे, मुझे लगता है बड़े भी इस पे झिझकते हैं, यानी नज़दीक का चश्मा लग जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, उम्र की भी एक तरह से दलील समझा जाता है कि अब आपकी उम्र होगी, अब आप बुजुर्गी में आ गए। तो क्या कहेंगी मरियम, मैंने तो अक्सर बड़ों को, बुज़ुर्गों को नज़दीक का चश्मा नहीं लगाऊंगा, अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही है, TV स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऐनक नहीं लगानी। बिल्कुल सिद्धा, आपकी बात बिल्कुल सही है। वाकई हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जो हमारी फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनके साथ, क्योंकि आप सही कह रही हैं कि वो एक एज का अंसर आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि नज़दीक का चश्मा यूजुअली आफ्टर 40 इयर्स लगता है जी। तो उसमें कि उनकी एज पता चल जाती है लोगों को, तो वो भी एक हेजिटेशन होती है नज़दीक का चश्मा लगाने की। लेकिन अगर आप बर वक्त चश्मा लगा लें, ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक एज जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि क्लास 5 में मुझे ऐनक लगी, और उसके बाद मरहला कुछ ये था, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज होती है, तो मैं जब भी अपनी आई टेस्ट करवाने जाती थी, नंबर तब्दील हो जाता था, नंबर थोड़ा बढ़ जाता था, तो मुझे डर लगने लग गया था। आई वॉन्टेड टू अवॉइड इट, और मुझे लगता था और वापस आओ तो सबसे पहले अम्मी की डांट पड़ती थी, क्योंकि किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था उस वक्त। पता नहीं क्या थिंकिंग थी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये कहते थे कि जी लेट का किताब पढ़ी है, कम रोशनी में पढ़ी है, जिसकी वजह से, और अब हम कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बहरहाल नज़र पे बोझ पड़ सकता है। आलिया भाभी, बच्चों के हवाले से पूछना चाहूँगी, ख़ासतौर पर जो शादी की उम्र की बच्चियाँ होती हैं। देखिए, आप लेंसेज, मैं भी लेंसेज का इस्तेमाल करती हूँ, थोड़े अरसे तक पहन सकते हैं, लेकिन फिर आपको ग्लासेस कभी ना कभी दिन में लगाने पड़ते हैं, आँखों को रेस्ट देना पड़ता है। बच्चियाँ इससे कतराती हैं, वो समझती हैं कि दे डोंट लुक प्रिटी इनफ जब वो ग्लासेस पहने। मेरा तजर्बा इससे मुख्तलिफ है। मेरी बेटी की आंखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो स्टाइल देने के लिए चश्मा लगाती है। उसको लगता है पढ़ाकू लगेंगे। और अब तो चश्मे इतने खूबसूरत आ गए हैं, हर तरह के आ गए हैं कि बच्चियां चाहती हैं कि चेंज करके आंखों का तो रंग एक ही होता है, वो तो बदलते ही नहीं। अब तो लेंसेज पर, चश्मों पर ज्यादा जोर है, जैसे कपड़े वैसे ग्लासेस। तो अब वो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक चीजें थोड़ी सी पहले कहते थे ना नजरें बदलनी, अब तो नजरें बदलना फैशन में है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अब तो पता करना पड़ता है कि अपना रंग कौन सा है। अच्छा, ये तो होगी ज़रा लाइट हार्टेड बात है, लेकिन जो LRBT का अपना मिशन है, जिसमें हम देखते हैं कि हमें शायद एहसास नहीं होता, और अल्लाह ताला ने क्योंकि हमें हवासे खमसा दिए हैं, हम जितना शुक्र अदा करें कम है, लेकिन अपने पास जो ये वसाइल मौजूद हैं और इन नेमतों का शुक्राना अदा करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो लोग जो इससे महरूम हैं या किसी मुश्किल में हैं, किसी आजमाइश में हैं, हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें। मरियम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे दर्दमंद लोग, एहसास वाले लोग LRBT का हमेशा से साथ देते रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आजकल आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ का हजम है, क्योंकि हर चीज़ पैंडेमिक में अफेक्ट हुई है, फ्री आई क्लिनिक्स आप लोग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा जितनी आई सर्जरीज़ होती हैं, आई ट्रीटमेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, वो थ्रू LRBT आपके मूविंग क्लिनिक्स, मोबाइल क्लिनिक्स के थ्रू होते हैं, मूविंग OPDs के थ्रू होते हैं। आने वाले दिनों में क्या विजन है? देखिए, LRBT का जो विजन है वो हमेशा से यही है कि कोई भी पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए नाबीना ना रह जाए जस्ट बिकॉज कि वो अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। जितनी ट्रीटमेंट है, जो उनकी आँखों की बीमारियों की तशख़ीस से लेकर उनके इलाज तक की तमाम तर सहूलियात एक छत के नीचे LRBT में मौजूद हैं, और उसी के माहिर डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड मौजूद हैं। तो LRBT का विजन हमेशा से यही है, और ये तमाम ट्रीटमेंट जो है, ये जो हमारे मुस्तहिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनमें आप क्या रेशो देखती हैं? इसमें पैदाइशी तौर पे जिनकी आई साइड अफेक्टेड होती है, वक्त के साथ और गिर रही होती है, आप उन पे ज़्यादा काम करते हैं? बुज़ुर्ग अफराद जिनकी आंखों में मोतिया या काला मोतिया आ जाए, उन पे ज़्यादा फोकस है? ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइए। पेशेंट हमारे पास एक तो ये है कि हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान जो हमारा बेस है, जो हमारी कोरंगी में है, वो हमारा लार्जेस्ट फ्री आई केयर सेंटर है। सही। ऑल ओवर पाकिस्तान। तो यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन जो एक कॉमन अगर हम देखा जाए तो सबसे कॉमन बीमारी जो है वो मोतिया है, आँखों की सबसे कॉमन बीमारी। और ये एक ऐसी बीमारी है जो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस में आती है। दैट मीन्स कि अगर हम उसका इलाज कर दें बर वक्त, तो अगर कोई और बीमारी नहीं है आँख के अंदर, तो 100% पेशेंट की नज़र वापस आ जाती है। वंडरफुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है,
ठीक है, उसके बाद पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, पेशेंट की ट्रैवलिंग में इशू है। आप यकीन कीजिए जो हमारे पास पेशेंट आते हैं अक्सर उनमें से वो होते हैं तो शायद 2 वक्त की रोटी भी प्रॉपर्ली नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए LRBT अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम से एक बहुत बड़ी उनके लिए नेमत है। बेशक। तो यानी हम अगर वैसे भी सोचें एक लम्हे के लिए, अगर आपके कमरे में अंधेरा हो जाए और आपको कुछ दिखाई ना दे तो एक अजीब घबराहट का एहसास होता है, और आप सोचें कि अगर उस अंधेरे में आपकी सारी ज़िंदगी डूब जाए तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन उमर, इसके अलावा जिन लोगों का ज़रिया माश इससे जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं कि जो मेहनत कश तबका है वो एम्ब्रॉयडरी करता है, वो प्लम्बिंग का, कारपेंट्री का, हर वो काम जिसमें आपकी बिनाई बहुत अहम होती है। खुसूसन यहाँ पे बात करना चाहूँगी वेल्डिंग से शोबे से जो मुंसलिक लोग हैं। जब तक मैंने देखा है कि इन बच्चों को बहुत यंग एज से शुरू करते हैं, जब तक इनकी एक्सपर्टीज़ आती है वो नेकेड फ्लेम को देखते देखते बिनाई ख़त्म हो जाती है। क्या इसमें कुछ चेंज आया है? बिल्कुल। अगेन जैसे हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वो कोरंगी में, तो उसमें अगेन यही होता है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास इस तरह पेशेंट्स आते हैं जो कि फॉरेन बॉडी रिलेटेड, यानी कोई आंख में कचरा उड़ गया, वेल्डिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तो सबसे पहले एक इस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि एक प्रॉपर आप शील्डिंग यानी प्रॉपर ग्लासेस आप इस्तेमाल करें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोशिश करें कि ना आप जॉब पे रखें जी। लेकिन ये कि इसमें इसके लिए ज़रूरी अगेन ये हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ा एज ब्रैकेट है, 18 to 35 के लोग हैं जो कि लेबर वर्कर्स में आ जाते हैं, जो कि अगेन फॉरेन बॉडी के मसाइल या किसी ने बाज़ औक़ात कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि इससे ज़्यादा भी बड़ी चोट लग जाती है जिसमें फिर हम इर्रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। कुछ ज़ाहिर इर्रिवर्सिबल होती हैं जिनको हम बर वक्त ऑपरेशन करके अल्हम्दुलिल्लाह LRBT फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करते हैं सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह LRBT उसको क्योर कर लेता है काफ़ी हद तक। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो कि इर्रिवर्सिबल हद तक चले जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी हमें सोशल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, सोशल अवेयरनेस बड़ी अहम है और इसमें बड़े सारे मुख्तलिफ नुक्ते आते हैं जिसमें हम ये भी बात करना चाहेंगे कि हम जो सस्ते सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपकी बिनाई को, आपकी आई केयर के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। हम समझ रहे हैं कि धूप से अपनी आँख को बचा रहे हैं, लेकिन अगर वो सस्ता ग्लास हो, गैर मेयारी ग्लास हो, वो UV रेस को ज़्यादा आपकी आँख के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर जो आप मुख्तलिफ से सड़क किनारे देखते हैं, ये आप एक्चुअली अपना नुकसान करें। लेकिन उस तरफ जाने से पहले LRBT वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेक मी वेरी प्राउड एज अ पाकिस्तानी। सो आगे बढ़िए और इस तरह के मुख्तलिफ इदारों की मदद कीजिए, क्योंकि आपकी मदद से वाकई किसी की ज़िंदगी में रोशनी हो सकती है, उजाला आ सकता है। आलिया भाभी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे तो जो हमारे यहाँ फ़ैशन की वजह से हम अपना नुकसान कर लेते हैं, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज का आपने जिक्र किया, उसकी वजह से बढ़ते हुए आई इन्फेक्शंस, फिर डायबिटीज़ में आपको ख़ास तौर पर अपनी आँखों का ख्याल रखना है, और खुदा न खास्ता अगर आप नौबत इस बात की आ जाए कि आँखों का ट्रांसप्लांट करना पड़े, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कॉर्निया डोनेट होकर आते हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, वो श्रीलंका से आते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर द पैटर्न्स, कहाँ पे ब्लाइंडनेस रिवर्सिबल है, कहाँ पे नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं अलमास अख्तर भी। अलमास ने खूबसूरत की नात का हदिये से हमारे प्रोग्राम का आज आगाज़ किया। थैंक यू अलमास, एंड लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा रंग तुमने पहना हुआ है आज, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ी सी ज़बान भी लड़खड़ाई, मुझे लग रहा है मुझे रोज़ा लग रहा है, लेकिन मैं वाकई आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप जितनी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, वो मुस्कुराहट देख कर आपको जो एहसास होता है, इन रंगों को देख कर जो आपको एहसास होता है, एक लम्हे के लिए अगर ये सब कुछ ब्लैंक हो जाए और आपको कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, तो ज़िंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी, कितनी इसका नूर चला जाएगा। तो यकीनन ये नूर का तोहफ़ा, अल्लाह ताला ख़ुद नूर है, और अगर आपको ये सलाहियत दी है कि ये नूर का तोहफ़ा आप किसी को दे सकते हैं, किसी की बसारत को वापस ला सकते हैं, तो ये सुनहरी मौका यकीनन आपने खोना नहीं है। कुछ आँखों की केयर के बारे में, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है हम बात करते हैं कि डायबिटिक जो लोग हैं वो रोज़ा कैसे रखें और अपना ख्याल कैसे रखें। लेकिन मरियम, डायबिटिक लोगों को जहाँ अपने चोट लगने का ध्यान रखना है कि खुदा न खास्ता गैंग्रीन ना हो जाए,
आँखों का आई केयर वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट करते हैं आई प्रेशर बढ़ जाता है डायबिटीज़ में। देखिए डायबिटीज़ के अंदर आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जो कि कॉर्निया से स्टार्ट करें हम और पीछे रेटिना जो कि आँख का पर्दा होता है उस तक को मुतासर करती हैं। और डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होती है, जो कि होती है कि शुगर की वजह से आँख का पर्दा मुतासर होना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बर वक्त अगर हम तशख़ीस या इलाज नहीं करेंगे तो पेशेंट ब्लाइंड हो जाएगा। सही, ठीक है। और इस तरह के सिम्टम्स क्या होते हैं मरियम? देखें यूजुअली जो है जब तक के सिम्टम्स अर्ली उसके अंदर कोई नहीं होते हैं, ठीक है। जब थोड़ा एडवांस हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी तो फिर उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है या सिर्फ वो लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको मुताद होने की ज़रूरत है? नहीं, ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक जो होते हैं उन दोनों को मुतासर करती है, जिसमें बच्चे भी आ जाते हैं। सही सही। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात डायबिटिक पेशेंट के हवाले से है वो ये कि अपनी आँखों के केयर के लिए उनको एनुअल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे वो बाकी अपने टेस्ट कराते हैं, HbA1c आ गया, बाकी टेस्ट आ गए, इसी तरह वो साल में एक मरतबा खाली अपनी आँखों की स्क्रीनिंग करा लें। ये हम क्लिनिक करते हैं, हम रिपीटेडली पेशेंट को यही बोलते हैं कि प्लीज़ साल में सिर्फ एक मरतबा आके अपनी आँखों का मुआयना करा लें। अच्छा, ये मुआयने से आपकी मुराद है कि वही जैसे हम ग्लासेस रीडिंग ग्लासेस करते हैं वही वाला आपका एक रीडिंग टेस्ट? तो जी रीडिंग टेस्ट, उसमें पेशेंट की विजन वगैरह चेक हो जाती है, उसके बाद पेशेंट की आँख के अंदर कतरे डाल के उनके पीछे पर्दे का मुआयना किया जाता है। सही सही। तो ये एक साल में सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो अगर वो करा लें तो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। ये पॉइंट है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं जो यंगस्टर्स अपना बेड़ागर करते हैं। आलिया भाभी, ख़वातीन को, बच्चियों को मैंने देखा है बिग डे की तैयारी, ये शादी के लिए एक लुक सोचा हुआ है, फ़लाने एक्टर की तस्वीरें इकट्ठी की हुई हैं और उसमें हम अक्सर देखते हैं कि फ़ैशन कलर लेंसेज भी लगाते हैं, लेकिन जिस तरह केमिकल वाली मेहंदी से आपके परमानेंट हाथों पे स्कारिंग हो सकती है, इन लेंसेज की वजह से हमने देखा है कि ज़िंदगियाँ बर्बाद, आई साइट का कंप्लीट लॉस। क्या कहेंगी बच्चियों को? मेरे पास सारिमनी ट्रस्ट में ऐसा ही केस आया था कि उसकी शादी तो नहीं थी लेकिन बच्ची को शौक था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो बिल्कुल वो जो सस्ते वाले, जैसे आपने ग्लासेस की बात की, इसी तरह सस्ते लेंसेज भी मिला करते हैं। और ग्लासेस नुकसान पहुंचाते हैं, लेंसेज तो फौरी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्ट उनका आई कांटेक्ट हो जाता है। उस बच्ची ने वो लेंसेज लगाए, उसके बाद उस बच्ची ने उनको उतारा, लेकिन वो जितने ड्यूरेशन के थे, सस्ते थे, तो बहुत जल्दी उतारने वाले थे, वो शायद लगाकर सो गई। अगले दिन उस बच्ची की आंखों से पहले तो जलन, फिर रेड हो गई, फिर आंखों से पानी आने लगा। अच्छा, पानी आने लगा, उसको लगा कि जैसे आंसू निकलते हैं, इन्फेक्शन के आंसू हैं, लेकिन वो आंसू नहीं थे, वो उसके दीदे का पानी था, जो हम कहते हैं ना आंखों का, वो बह रहा था। फिर जितनी देर में वो जाती है, वो दीदे का पानी उसका सारा खत्म हो गया। मतलब हम तो एक लेमैन की तरह बात करेंगे, वो दीदे का पानी नहीं था, फिर उसकी आंखें दोबारा वापस सही नहीं, इरिवर्सिबल था। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि जो फैशन कलर्स के सस्ते लेंसेज होते हैं, इनमें डाई भी आपकी मुज़र सेहत होती है, कभी कभार ये आंख को ख़राब करती है, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होती है। लेकिन जो आलिया भाभी ने एक और इशारा दिया, इन्फेक्शन, उमर, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम आँख की जो दवा होती है ना उसकी भी एक्सपायरी डेट नहीं देखते। किसी ने एक नुस्खा कभी लिख के दिया था तो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगली दफ़ा कोई परेशानी हुई वही निकाला, इस्तेमाल कर लिया। इन दोनों बातों के हवाले से कुछ बताएं। एक तो सबसे पहले हम हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कोई भी मेडिकेशन हो, चाहे आई मेडिकेशन या जनरल मेडिकेशन, आप उसको कभी भी यूज़ करने से पहले उसकी एक तो डेट ऑफ एक्सपायरी देख लें। दूसरा, एक हम कहते हैं कि अगर आपने बॉटल कैप खोल दिया है किसी भी मकसद के लिए तो उसको कोशिश करें कि 30 डेज़ या विद इन 1 मंथ आप उसको डिस्कार्ड कर दें, इस्तेमाल कर दें, या अगर बच जाए तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। दूसरी चीज़ जो आलिया साहबा कह रही थी कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड, उसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा कि बिल्कुल यही चीज़ है कि सस्ते कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने, यूजुअली एक तो महंगे सस्ते दोनों से इन्फेक्शन हो सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस क्योंकि डायरेक्ट चश्मा आपकी डायरेक्ट आँख के ऊपर नहीं रखा जाता, कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्ट आँख पर लगता है, तो उसमें केयर बहुत करनी पड़ती है। आपके लगाते हुए, कॉन्टैक्ट लेंस अप्लाई करते हुए आपके हाथ साफ़ हों, सोल्यूशन साफ़ हो, कॉन्टैक्ट लेंस अच्छी क्वालिटी का हो, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगेन अगर थोड़े सस्ती क्वालिटी का कॉन्टैक्ट लेंस हो तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी मिसाल अगर मैं दे सकूं, एक पेशेंट हमारे पास आई थी, शी वॉज क्वाइट यंग, 17-18 साल की बच्ची थी, उसने अपने भाई की शादी में कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे। अगले दिन वो सुबह हमारे पास LRBT हॉस्पिटल आई, अगले दिन 2-3 दिन बाद आई, तो उस वक्त तक उसकी आँख ऑलमोस्ट वो ज़ाया हो चुकी थी। उसको फिर हमने बहुत मुश्किलों से हमारे हॉस्पिटल में फिर हमने कॉस्मेटिकली उसकी आँख को सिर्फ इस काबिल कर दिया कि वो दूसरे देखने वाले को ना पता चले कि उसकी आंख में कोई डिफेक्ट है, लेकिन वो आंख उसकी प्रैक्टिकली ज़ाया हो चुकी थी, नज़र की। अब आप सोचें 17-18 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो जिसके आगे
काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है। उसके साथ सोशली अगेन जो बुलिंग की बात हो रही थी, सोशली भी उसको काफ़ी बेचारी पीछे रहे। अच्छा, ये बात आपने बहुत अहम यहाँ पे नुक्ता उठाया है कॉन्टैक्ट लेंसेज का। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स ना अब हमारा डिस्कशन सुन के कह रहे होंगे, देखा जो ज़िद कर रहा था अब उसको लेंसेज बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए जी, हर चीज़ में अगर आपके बच्चे की एज हो जाए, मुझे याद है आई हैड टू टर्न 18 बिफोर माई मदर बॉट मी कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो आप बच्चे की इस एज में हो कि वो खुद हैंडल कर सके, बाकी हाइजीन का, क्लिनलीनेस का इस्तेमाल। फिर इसके अलावा पहले तो जी वो आती थी प्रोटीन रिमूविंग टैबलेट्स फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि वो साल भर तक चलने होते थे। अब डिस्पोजेबल का ज़माना है, विच इज़ द बेस्ट पे, ताकि आप आई इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकें। चाहे वीकली या फिर डेली वेयर आप इस्तेमाल करें और डिस्पोज ऑफ करें और डेट याद रखें कि कब आपने उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, वापस आएंगे ऐनक के मसले के ऊपर भी, क्योंकि ऐनक भी कई लोग लगा के समझते हैं, उसके बाद भी आप उनको देखें वो आंखें चुन्नी करके माथे पे बल डाल के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन पुराना हो चुका होता है। उस ऐनक से आलिया भाभी कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन उसको इस्तेमाल करने पे जोर होता है। इस पर भी बात करनी ज़रूरी है, लेकिन पहले ज़रा किचन में चलते हैं। वहाँ पे मसालों की खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं, तैयारियाँ प्रेप्स शुरू हो गई हैं। सो लेट्स सी व्हाट सलमा इज़ डूइंग। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, किचन में सबसे ज़्यादा मुझे नज़र पे डांट पड़ी है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि जब मैं कुकिंग करने जाऊं ना और मैं अम्मी से कहूँ अम्मी फ़लाना मसाला किधर रखा है, तो कहती है अन्नी हो गई हो, वहीं पे रखा है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और उसके बाद वो उसको फाइनली मुझे ढूंढना पड़ता है और फिर निकालना पड़ता है और वाकई वो सामने ही होता है। तो ये छुप क्यों जाते हैं हमें देख के मसाले? हम कहते हैं ना, इसलिए क्योंकि आंखें नहीं बटन है आपके पास। ये भी अम्मियों का बड़ा पेट जुमला है वैसे, वाकई ये मैं रोज बोलती हूँ, हाँ। सुबह शाम यही एक लफ्ज़ है मेरा, है ना? लेकिन ये होता क्या है, असल में उन्होंने कोशिश नहीं करनी बच्चों ने, और बस उन्हें होता है कि हर चीज़ सामने होगी। सामने नहीं होती, कैबिनेट्स में पड़ी होती है, उसे देखना पड़ता है, निकालना पड़ता भाई। है। उसमें कसूर देखें हमारे कुकिंग सेगमेंट का होता है ना, क्योंकि आप लोग सारी चीज़ें सामने रखते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे पास भी ऐसी होना चाहिए। हाँ, जो किचन में जो खवातीन काम करती हैं ना, जगहें बदल देती हैं। नमक हाँ। की जगह पे मिर्च रख दिया, मिर्च की जगह पे धनिया रख दिया, तो जो जगह जहाँ पे अगर रखें तो फिर ये बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन जो नया शेफ़ आता है ना, सू शेफ़ जिसको कहते हैं किचन में, वो ये गड़बड़ करता है। मेरी अम्मी का हमेशा ये शिकवा होता है कि जब हम कुछ कुकिंग करके मैं या मेरी बहन किचन से जाएं तो कहते हैं पूरी तरतीब तुम लोगों ने बदल दी है, मेरे मसाले मुझे नहीं मिल रहे। पकाने वाले का हाथ रुके ना, उसे समझ नहीं आती है। मुझे तो वाकई कभी भी समझ नहीं आती है। और मेरे पास जो लड़कियां, मैं यूँ करके कहती हूँ हाँ दे दो ज़रा, तो उसे पता होता है नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, क्या चीज़ बनानी। क्या बात है। इतना ट्रेन बच्चियों को भी होना चाहिए। वो बस ऐसे मत आए कि अम्मी फलां चीज़ कहाँ पर है। बिल्कुल सही। आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन, हॉट फ्राइड चिकन। लेकिन ये है कि वो किसकी मदद से हम सॉस बनाएंगे, मिचेल्स की मदद से। वाह तो भाई। इससे आपको एक बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी दे रहे हैं चिकन के साथ। लेकिन उसके साथ हम बनाने हालापिनो पोटैटो सैलेड, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत लाइट सा लगेगा आपको। बिल्कुल सही। वो बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी मज़ेदार सी खबर है, वो ये है कि आप अफ्तार की सारी झंझटों से थोड़ा सा बच सकते हैं, और वो है पिज़्ज़ा मैक्स ने 50% ऑफ डील लगाई हुई है। आप उन्हें कॉल करें, टेक अवेज ले लें, और लार्ज पिज़्ज़ा जो कि आई थिंक 13 इंचेस का है, वो उनका 799 का है। सुपर यार, ये तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी डील है। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड्स भी आपके सामने होंगे। हम सलमा के पास वापस भी आएंगे ये देखने के लिए कि ये खाना कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू ऐनक का प्रिस्क्रिप्शन, ये सवाल अगर मरियम मैं आपके पास ले जाऊँ, ऐनक का प्रिस्क्रिप्शन पुराना हो गया है, पता है वो उस तरह आपको क्लियर नहीं दिखा रही, लेकिन इंसिस्ट करना कि नहीं जी ये नंबर सही है, इसको आप लोग कैसे करेक्ट करते हैं? इस रवैये में तब्दीली कैसे लाते हैं? इस रवैये में भी तब्दीली इसी तरीके से आ सकती है कि एक तो प्रॉपर्ली जो टाइम है, जैसे 1 साल हो गया रिफ्रैक्शन को, 2 साल हो गए हैं, तो आप जाके अपनी दोबारा से रिपीट करवा लें उसको। और अब ये ट्रेंड भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ख़ास तौर पे जैसे हम लोग हैं तो थोड़ी सी जो जिन लोगों का लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा है, तो थोड़ी सी भी चेंजेस आती हैं तो वो फिर प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास जाके अपनी चेंज करवाते हैं प्रिस्क्रिप्शन और नई प्रिस्क्रिप्शन पहनते हैं। सही, बहुत ज़रूरी है जी। और एक दूसरे की ऐनक ना इस्तेमाल करें। आलिया भाभी, कई हमने बुजुर्ग कपल्स को देखा है, उनमें मोहब्बत का ये आलम होता है कि दोनों मियाँ बीवी एक ही ऐनक इस्तेमाल कर रहे होते, पहले तुम देख लो टीवी फिर मैं ले लेता हूँ, ये क्या चक्कर है? अब मैं सारिम साहब के हवाले से बताऊं, क्योंकि अब हम दोनों की पर्सनल चीज़ें पता चल रही हैं। देखिए दोनों की नज़र कमज़ोर हो गई, तो सारिम साहब को आदत है कि वो चश्मे को ना यूं घुमाते हैं। मेरा चश्मा बहुत सलीके से रखा होता है, तो जब उनका टूट जाता है तो वो मेरा ले लेते हैं। तो वो जो सालिम चश्मा होता है उसके ऊपर फिर जंग हो रही होती है। वो भी होती है, प्लस उनका ये चौड़ा है, तो मेरा चश्मा यहाँ से जब चौड़ा होता है तो उस पर भी बहस होती है कि भाई मुझे फिट नहीं हो रहा। तो भाई चश्मा अपना अपना, चश्मा अपना अपना। और ये बिल्कुल सही है कि मुझे तो खैर ज़ाती तौर पे इशू ये होता है कि जब अल्लाह की ये नेमत मेरे पास है और जानी है
मुझे बर्दाश्त यूँ नहीं होता कि मुझे एक घबराहट सी होती है। मुझे आदत है कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन आईसाइट दी थी और मैंने उससे बहुत उस नेमत से मैंने बहुत मुस्तफ़ीद मैं हुई। लेकिन मैंने ये डॉक्टर्स ने मुझे रियलाइज़ करवाया। देखिए इस चीज़ में अब जैसे मेरी जैसी खातून है जो कि मुश्किल से ज़रा मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना, वो समझाने वाले को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ करवा दिया कि अब आपकी आईसाइट वीक हो गई है, चाहे कितनी अच्छी थी, आपको चश्मा लगाना है। मेरे नंबर भी तेज़ी से गिरते जा रहे हैं। तो ये सारी काउंसलिंग मेरे डॉक्टर ने की है। अब मैं चेकअप भी कराती हूँ, मेरे नंबर्स अगर चेंज हो रहे होते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैंने अपने आप को ये तैयार कर लिया है कि ज़िंदगी में एज के साथ ये सारी चीज़ें होनी है, हमने खुले दिल से एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा। अलीबा भी बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक बड़ी नेमत कोविड से पहले की ज़िंदगी भी थी जिसमें हम शायद लोगों से मिलने जुलने को, कॉफ़ी पी लेने को, ट्रैवल करने को इतनी आज़ादी से कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आपको किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है, आप बाहर जाते थे, अपना काम करते थे। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। यकीनन जब नेमतें जाती हैं या अल्लाह ताला उनको हमसे रोक लेता है तब हम रियलाइज़ करते हैं वो कितनी अहम थी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल बिफोर मैं अलमास की तरफ जाऊँ। और अलमास के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा इसी हवाले से कलाम है, आजकल के दौरे हाजिर की जो मुश्किलात हमारे सामने हैं। उमर, जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको आप आई केयर के लिए क्या मशवरा देंगे? क्योंकि वन थिंग आई ऑलवेज ट्राई टू टारगेट अदर टोटकाज एंड नुस्खास। हमारे यहाँ अगर बच्चे का पता चल गया आई साइट टेस्ट कराई, नज़र कमज़ोर है, तो ऐनक लगाने से पहले एक टाइम वो ज़ाया करते हैं किसी नुस्खे के ऊपर कि जी बादाम खा के देख लेते हैं, पहले ये वाला तेल और अरके गुलाब रोज़ डाल के देख लेते हैं। और जितना अरसा आप ऐनक नहीं लगाते, आँख पे बोझ पड़ता है, नंबर बढ़ जाता है। तो नुस्खे पे ज़रा प्लीज़ टिप्स। देखिए अगेन वही वाली चीज़ कि अरके गुलाब डालने का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है आँखों में, कि हर चीज़ में हम अरके गुलाब डालने को बहुत ही कोई अच्छी चीज़ समझते हैं। अरके गुलाब में आप सोच लें कि 100-150 रुपए की चीज़ में वो आपकी आँखों को क्योर नहीं कर सकती। सही। दूसरी चीज़, ये टोटके में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आप बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, लोग हमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि शायद हम बताएं तो कुछ अजीब सा ही लगे, लेकिन होता ये है कि जैसे हर 4 to 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स या मैक्सिमम 1 ईयर में आपको एक बार आंखों का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। अगेन ये थोड़ी सी जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर्स पे भी आती है कि हम हाउ वी काउंसिल आवर पेशेंट्स। आई थिंक यू वर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और इस बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे। थैंक यू उमर, थैंक यू मरियम फॉर बीइंग हियर। और ये जो बात है ना कि मुआयना कराने पे ही बात आती है, गेट योर सेल्फ प्रॉपरली चेक। और अगर आपने कोई टोटका अपनाना भी है, कोई आपको कहता है डाइट बेहतर करो, प्रोटीन्स खाओ, अंडे खाओ, वो आप बिल्कुल खाइए, लेकिन ऐनक लगाकर और अपनी प्रिस्क्रिप्शन की ऐनक लगाकर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और आज का अहम तरीन पैगाम जिससे हमने शुरुआत की थी आज के प्रोग्राम की, कि हम एक दूसरे की का एहसास रखें, अनकाइंड चीज़ें ना कहें। और जो दिल आज़ारी हम करते हैं, हमारे छोटे छोटे जुमले, किसी को किसी की कोई चिड़ बना देना, कोई ख़ास नाम से पुकारना, इसके क्या नताइज आपकी सेल्फ़ इस्टीम पे पड़ते हैं, बड़ा अहम होता है। और इसको समझना, इसको एक तरह से ख़त्म करना अपने अंदर से बड़ा अहम होता है। और हम अक्सर देखते हैं ऐसी लड़ाइयाँ बच्चों के बीच में होती हैं। अब एक बच्चा है, दूसरा भी कमसन बच्चा है, सख्ती आप कर नहीं सकते, लेकिन किस तरह आप बच्चों की तरबियत करें ये बड़ा अहम है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ? जिस तरह मैंने आपको बताया ट्विटर पे जी कल आपने देखा, दिस इज़ माई सन मूसा फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, ही इज़ वेरी अपसेट बिकॉज सम ऑफ हिज स्कूल मेट से आप क्लासेस में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये चश्मा या कोई भी और चीज़ जो आपको लोगों से मुख्तलिफ या मुनफरिद बनाती है, आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बननी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मूसा, जो हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, और उनके साथ उनकी मदर, उनकी अम्मी सदफ भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सदफ एंड अस्सलाम वालेकुम मूसा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मूसा? सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल कॉम्प्लीमेंट। हमें तो भाई तुम वैसे भी बहुत क्यूट लग रहे थे, लेकिन तुम्हारे ग्लासेस में बहुत ही डैशिंग लग रहे हो तुम। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, ये ग्लासेस किसने सेलेक्ट किए थे? आपको अपने ग्लासेस पसंद हैं? यस। यू लाइक देम, वंडरफुल। सदफ जी हमें बताइए कि क्या सिचुएशन थी। हमें ये तो पता है कि मूसा को जब ग्लासेस लगे लोगों ने थोड़ा छेड़ा, उसके क्लासमेट्स ने उसको तंग किया, लेकिन आपको ट्वीट क्यों डालनी पड़ी? इसका क्या मकसद था, ज़रा हमें बताइए। एक्चुअली ट्वीट जो है वो मेरे हस्बैंड ने की थी, मूसा के बाबा ने की थी। तो ऐसा हुआ था कि ये 2-3 दिन से मुझे आके कह रहा था कि मुझे ग्लासेस नहीं यूज़ करने ना, इट टुक वियर्ड ऑन मी। तो मैं पहले इसको इग्नोर करती थी, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं।
लेकिन जिस दिन ट्वीट की गई है द सेम डे इन द मॉर्निंग व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द स्कूल, जी तो इसने ये चीज़ आके लाइक ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इसने एकदम से अपनी ग्लासेस उतार के फेंक दी। उसने कहा कि मैं बहुत बुरा लगता हूँ, मैं वियर्ड लगता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आई विश ये कभी भी ना हो मेरे पास। तो दैट वाज द पॉइंट। और फिर यही सेम चीज़ इसके बाबा को, इसके फादर को पता चली, तो देन ही लाइक सिर्फ इसको एक इनका विजन ये था कि इसको थोड़ा सा मैं मैसेजेस आएंगे, मैं इसको पढ़ाऊंगा और इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होगा। सही। दिस इज द ओनली वे। लेकिन वो जो हुआ वो ऑब्वियसली वो हमारे माइंड में नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और नहीं, वायरल हो गई, हमने देखा कि जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों ने इतना प्यार, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मूसा के लिए भेजे। तो मुझे बताएं, जब मूसा ने ये कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े तो उसका क्या रिएक्शन था? बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था और बहुत खुश था। कमेंट्स हमने इसको पढ़ाए हैं, इसके बाबा ने भी, मैंने भी, और बहुत खुश हो गया था, मतलब रिलैक्स हो गया था और एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आ गया था इसके अंदर। अच्छा मूसा, मुझे ये बताओ कि जो बच्चे तुम्हें टीज कर रहे थे, तुम्हें तंग कर रहे थे इन योर स्कूल, वो क्या कहते थे? व्हाट वर दे सेइंग दैट वाज मेकिंग यू सो अपसेट? They were saying that I look super bad and I'm super worse with glasses. Oh no! And did you tell your teacher about it? ये स्कूल में हुआ था, प्लेग्राउंड में हुआ था? Where did this happen? A few days ago. Where? In the playground or in the class? Where? In a playground. In the playground. The playground can be the real place where bullying happens. तो मुझे बताएं सदफ, ये आप लोगों का एक तरीका तो ये था कि आप लोगों ने ट्वीट डाली, लेकिन इतने सख्त अब तो रूल्स बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई बुलिंग को किसी तरह से रोका जाए, तो इनके स्कूल में आप जाके आपने शिकायत करना मुनासिब नहीं समझा? नहीं, मैंने बिल्कुल वेरी द सेम डे मैंने जाकर उनको बता दिया था मैनेजमेंट को एंड दे आर रियली रियली कोऑपरेटिव। उन्होंने बहुत सीरियसली इस मैटर को सुना था। सही। तो इवन मैंने उनको ये कहा था कि आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स ऑफ द किड्स बिकॉज वो भी बच्चे हैं, छोटे हैं वो बच्चे हैं। तो लेकिन दे वर इंसिस्टिंग नो यू हैव टू मेंशन द नेम्स। सही। तो फिर मैंने उनके 2-3 बार इंसिस्ट करने के बाद मैंने उनको नेम मेंशन कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा था कि आप एक जर्नल क्लास में इस चीज़ पे डिस्कस करें, इसको बकअप करें कि ये पहने ग्लासेस, इट्स नॉट वियर्ड, इट्स नॉट वर्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक जर्नल आप डिस्कशन करें। लेकिन उन्होंने बहुत सीरियसली इस मैटर को लिया था। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये फिनोमेना आपको हर क्लास में नजर आएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग दैट हैपेंस। अगर किसी का वजन ज़्यादा है, कम है, रंगत कैसी है, कोई ग्लासेस पहनता है, कोई ज़रा सा भी मुख्तलिफ नज़र आता है, बालों की साख्त अगर मुख्तलिफ है, तो बच्चे आपस में उनका मजाक उड़ाते हैं। पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको रोका जाए। आखिर में मूसा, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, यू लुक सुपर क्यूट, यू डोंट लुक वियर्ड एट ऑल, यू लुक रियली नाइस। बल्कि मैं आपके आने से पहले सबको बता रही थी, यू नो आई वेयर ग्लासेस एज वेल एंड आई कैन रिमेंबर, आई गो बैक टू द टाइम आई वाज इन ग्रेड 5 जब मैंने पहली दफ़ा ग्लासेस पहने थे। आई वाज जस्ट स्कैर्ड लाइक यू। मैं उस दिन पहले दिन स्कूल जाते हुए मुझे भी डर लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन विद टाइम यू लर्न टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। इट डजंट मैटर व्हाट यू लुक लाइक, व्हाट यू वेयर, आप खुद कैसे हो, आप कैसा सोचते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो लोग जो आपको तंग कर रहे थे, द बॉयज एंड गर्ल्स हु वर टीजिंग यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? क्या कहोगे आप उनको? जस्ट बी काइंड ऑलवेज, ये कहोगे ना उनको अपने फ्रेंड्स को? Yes. बताओ। Just be kind always. Just be kind always. What a beautiful message. बहुत बहुत शुक्रिया सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया मूसा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम जी आपको वापस इस डिस्कशन को ना अपने स्टूडियो में गए, हमारे साथ बहुत ही क्यूट मूसा मौजूद था, हु वाज लाइव विद अस फ्रॉम लंदन। ये खबर आपने देखी ऑल थ्रू आउट सोशल मीडिया। इनका ये पहला एक्सक्लूसिव अपीयरेंस था। यू विल कीप वॉचिंग दिस एंड वील कीप टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। आप बच्चों की जब बॉडी शेमिंग करते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे। खूबसूरत सा नात का हदिया भी हमारे साथ, एक नातिया कलाम भी होगा, उलमाए कराम भी होंगे, उनसे दीन की रोशनी में इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी जनाब, गलत नामों से ना पुकारा जाए ये तो हमारा दीन भी तालीम देता है, लेकिन बच्चे आखिर बच्चे होते हैं, हंसी मजाक उनका एक अपना तरीका है। शायद उनकी इंटेंशन इतनी बुरी तरह हर्ट करने की नहीं होती, लेकिन प्ले ग्राउंड में आपको लोगों की पर्सनालिटीज़ नज़र आती हैं कि कोई कितना ज़ालिम हो सकता है, अगले बंदे की बच्चे की तकलीफ़ भी, हालांकि सब बराबर होते हैं, सबकी उम्रें एक होती हैं, लेकिन अगर एक कोई बात बुरी लग रही है, उसको तकलीफ़ दे रही है, वो थ्रेशोल्ड नहीं पता होता। बच्चे एट दैट स्टेज बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो सकते हैं, क्रूल भी हो सकते हैं, और उनकी रहनुमाई हमने करनी है। लेकिन इसी हवाले से गलत नाम जो हम पुकारते हैं, नाशुक्री करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, कोई मोटा है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई चश्मा लगाता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, इसकी ममानियत हमारा दीन भी करता है। और यकीनन इसमें हम रहनुमाई हासिल करेंगे हमारे उलमा इकराम की। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। आमिर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाए, बच्चे वैसे तो कहा जाता है नन्हे फरिश्ते हैं, कमसिन हैं, लेकिन कभी कभार वो ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे अगले के लिए वो तकलीफ़ का बायस बनती है, तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम नौयत के मौजू का आपने इंतखाब किया आज, और मैं समझ रहा हूँ कि ये आपके आज इस सेगमेंट के ज़रिए से मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों बच्चों के लिए एक कॉन्फिडेंस का मैसेज कन्वे हुआ है। और हो सकता है जब वो चश्मा लगाएं तो वो कहें आई एम मूसा, मैं भी मूसा हूँ। तो मेरे साथ खुद अपने मेरे सगे भांजे के साथ ये वाक़या हुआ। इनका तो बहुत अच्छा लग रहा है चश्मा, उनका बहुत मोटा चश्मा था, और उनके साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि डॉक्टर से कहा था कि एक कुछ देर के लिए, चंद घंटों के लिए एक आंख बंद रखनी है और एक आंख खुली रखनी है। तो अंदर बाकायदा कॉटन लगाकर, टेप लगाकर एक आंख रखी जाती खुली, एक बंद रखी। पूरे फैमिली की, बच्चों की, क्योंकि सब एक जैसे थे, तो उनकी काउंसलिंग की गई थी। सबसे बड़ा रोल माँ का है। जैसे इनकी वालदा ने इनकी पुष्ट पर आके एक बहुत बड़ा काम किया, जो सारी ज़िंदगी इनके लिए एक आगे बढ़ने का ज़रिया बनेगा। और इसी तरह एक टीचर, मौलमा या उस्ताद जो मेमार होते हैं कौम के, तो हमें हादसा होने के बाद या कोई मसला सामने आने के बाद सलूशन निकालने के बजाय हमें पहले ही राह को हमवार रखना चाहिए। इस्लाम ने तो मना किया ही है, और मना इसलिए किया है बुनियादी तौर पर कि अल्लाह की तख्लीक है इंसान, और उसकी तख्लीक में ऐब निकालना गोया खालिक की खलाकियत में ऐब निकालना है। और अगर हम इस बात को इस ज़ाविये से देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है वो दुर्र यतीमी में हुई है, और हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ़ लाईं, उनके साथ बहुत सी औरतें आ रही थीं, तो जो सब के सब उन खानवादों के यहाँ गई जो अमीर कबीर थे मालो दौलत के अतबार से, और उनको लेकर चली गई। इनकी ऊँटनी भी कमज़ोर थी, ये ख़ुद भी बेचारी कमज़ोर थी, लेकिन जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने गोद लिया है तो ऊँटनी में भी ताकत आ गई, ये भी तवाना हो गई। इसीलिए कुरान ने, अल्लाह ताला ने फरमाया है, हदीस कुदसी है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम, अल्लाह ना तो तुम्हारी जिसामत को देखता है, ना तुम्हारी शक्ल सूरत को देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, वो तो दिल की पाकीज़गी को और तुम्हारे आमाल को देखता है। तो हमारे यहाँ असल में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और कुरान ने सूरह हुजरात में बाकायदा मना किया है, ना तो बुरे अलकाब से पुकारने की इजाज़त है, न किसी का तमस्खुर उड़ाने की इजाज़त है। यानी किसी की अगर यानी इस तरह का एक तसन्नुर और बनावट का माहौल बना दिया गया है कि आप नॉर्मल हालत में किसी से मिल भी नहीं सकते। और सिचुएशन ये हो चुकी है कि किसी की, जिस तरह आपने फरमाया, कदो कामत पर, उसकी जिसामत पर, और बल्कि मैं सुन रहा था आपका एक प्रोग्राम अपने घर में बैठकर, आपने कहा था कि सिर्फ आप उन मामलात पर तनकीद कर सकते हैं जो 16 सेकंड्स के अंदर 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में चेंज किया। मैंने बहुत सीखा उससे ताकि, क्योंकि उसका कोई रद्द अमल का कोई नतीजा तो निकले। सही, अगर नतीजा नहीं निकलता किसी का, आप कॉन्फिडेंस देखें, इंसान को खुद अपने आप को ही नहीं देखना। कुरान करीम कहता है व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, कि हम लिख रहे हैं तुम्हारा हर वो अमल जो तुम आगे भेज चुके हो और जो पीछे छोड़ रहे हो। तो आपके किसी जुमले से, आपके किसी इशारे से, आपकी किसी नागवारी के इजहार से जो आप किसी शख्स को यानी उसकी जो हौसला है तोड़ने का बाइस बन रहे हैं, या उसके कदम को लड़खड़ाने का बाइस बन रहे हैं, तो यकीनन ये सब भी जब तक वो गिरता रहेगा, जब तक वो माशरे को, क्योंकि जो लेता है इंसान वही देता है, जब तक वो दूसरों को ये चीज़ें देता रहेगा। हमारे नाम में भी ये सब एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें एक ताकत का इक्वेशन भी हमें नज़र आता है अल्लामा साहब, कि अगर आप देखें कि वही शख्स बुली करेगा जो अपने आप को दूसरे से बढ़तर समझ रहा है, या तो वो दसामत में है, या उसके पास पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो 5 के मजमे में खड़ा होकर किसी बच्चे का मजाक उड़ा रहा है, तो ये अगर फिनोमेना हम देखते हैं, ये सिर्फ बच्चों तक मेरे ख्याल में नहीं है। आप कहीं जगह चले जाएं जहां गिरोहबंदी होती है, वो दूसरे किसी शख्स का मजाक उड़ाया जाता है, उसको कॉर्नर किया जाता है।
इससे दीन एक तो ममानियत कैसे करता है और दूसरा हम यकीनन इस रविश को ख़त्म कैसे कर सकते हैं अपने माशरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। यह एक जुमला मुझे याद आ रहा है कि शक़ीउन शक़ीउन फ़ी बत्न उम्मिह व सईदुन सईदुन फ़ी बत्न उम्मिह, कि इंसान अपने वालिदैन से सादत भी लेके आता है और शखावत भी लेके आता है। इसका मतलब क्या हुआ, चूँकि बात आज बच्चों के हवाले से हो रही है, तो बच्चे तो आपने खुद कह दिया कि वो तो फरिश्ते होते हैं, वो मासूम होते हैं, वो बेख़ता होते हैं, उनकी लफ्ज़िशों को जब तक कि वो बालिग ना हो जाए किसी भी माशरे में उसको कबूल नहीं किया जाता। उसके लिए एक रिलैक्स है, उसके लिए एक सहूलत मौजूद है, लेकिन उनके वालिदैन ज़िम्मेदार बनते हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया। और यहाँ पर इसका हल क्या है, आपने सवाल किया। इसका हल तो वही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने जो हमारी और अपनी उम्मत को एक पैगाम दिया है कि अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल, हुब्बे नबीयकुम, हुब्बे नबीहा और क़राअतिल कुरान, ये तीन चीज़ों को उन्होंने हमारे और आपके लिए पैगाम में दिया है कि अगर तुम फार्मूला लेना चाहते हो तो क़राअतिल कुरान, और अगर तुम अमल अपने घर में और अपने माशरे में पैदा कराने चाहते हो तो मेरी आल और मुझे देखो। यानी मेरी मोहब्बत जब होगी तो ये मोहब्बत जिससे भी हो जाती है फिर अदा भी उसी अंदाज की होने लगती है इंसान की। ये इंसान की एक नेचर है। लिहाजा ये मोहब्बत क्यों डलवाई गई, ये रसूल की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों इसको इतनी ताकीद की गई कि देखो तादीब करो, अपने बच्चों की तालीम करो, अपने बच्चों की तरबियत करो। किस हवाले से कि अब वहाँ पर भी बच्चे थे। अगर एक वाक़या मैं सिर्फ नकल कर दूँ कि देखिए बच्चों की तहज़ीब और तमद्दुन का मसला ये है कि वहाँ पर अगर बच्चे हैं, अभी 7 साल से भी कम की उम्र है, रोज़ा रखा है, और रोज़ा रखने के मैं उस वाक़े में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक जुमला नकल करना चाहता हूँ, और अगर दर पर फ़कीर आ जाए, सवाली सवाल कर रहा है, घर में नानो नफ़का भी कम है, और माँ बाप अगर वालिदैन रोटी उठा के देते हैं तो सब के सब बच्चे भी अपनी रोटी उठा करके, एक फ़कीर 5 रोटियाँ चली जाती हैं मिसाल के तौर पे, हाँ, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। ये तरबियत ही तो थी उस घर की कि जिसके ज़रिए से, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जो बयान फरमाते थे, मस्जिद में क्यों बच्चों को ले जाने की ताकीद की गई, जैसे आपने कहा कि वापस आके हज़रत बीबी फातिमा को वो पूरा बयान सुनाते थे। जी, वापस आकर के सुनाते हैं। ये तरबियत ही तो थी कि यानी जो अच्छी चीज़ें, अब उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा घर में आकर के अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके कोई बाहर के वाक़े को नकल करता है तो उसमें खुद ब खुद करेक्शन भी होती जाती है। ये तो मासूमीन की बात छोड़ दीजिए, उस घराने की बात नहीं हो रही। और मेरे ख्याल में फैमिली को भी और पेरेंट्स को भी पता लगता रहता है कि बच्चे मेरा बच्चा किस नहज पे जा रहा है, किस सोच पे जा रहा है, किस फिक्र पे जा रहा है। और इसीलिए फिर मैं और भी कहूँगा कि चूँकि आज एक यौम ज़रबत भी है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बच्चों के, देखिए माशरा, आज का माशरा, अब हम अपने माशरे को तब्दील नहीं कर सकते, मगर ये कि एक चीज़ के साथ अगर हम अगली नस्ल को तरबियत कर दें, अगली नस्ल की तालीम का बंदोबस्त कर दें, उनके लिए अच्छा कल्चर डेवलप कर दें, तो हमारा ये माशरा तब्दील हो जाएगा। वरना 40 के बाद तब्दील होना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, लेकिन बुलिंग का जो कल्चर है, जहाँ पे आप एक अपने खुद साख्ता बर्तरी को दूसरे पे मुसल्लत करते हैं, ये हमारी गुफ्तगू आज जारी रहेगी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा, और देखते ही देखते हम देख रहे हैं कि दूसरा अशरा भी अपने ख़िताम के करीब पहुंच रहा है, यानी मग़फ़िरत का अशरा भी हमसे रुख़सत हो रहा है। उसके बाद दोज़ख से निजात का अशरा शुरू हो जाएगा। अच्छा, एज़ अ चाइल्ड भी मुझे अक्सर ये बात मेरे जहन में आती थी, और मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवाल किया कि जब हम बात करते हैं रहमत का अशरा, उसमें यकीनन बात है नेमतों की, बरकतों को समेटने की। दूसरा सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए यही है कि अल्लाह ताला
हमारी ख़ताओं को बख्श दे और हम उसके मंजूर और मुकर्रम लोगों में शामिल कर दिए जाएँ, तो हम इस्तग़फ़ार हमारे लिए अहम है। लेकिन जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो जहन में एक तसव्वुर आता है कि फिर आप जहन्नुम से आपको निजात मिल जाए। तो एक पूरा अशरा जहन्नुम की निजात पर अल्लाह ताला ने फ़ोकस किया है, इसकी क्या वजह है? आमिर भाई, ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि इस्तग़फ़ार का तसव्वुर मेरे जहन में तो यही होता है कि आप बख्श दिया जाए, आपको जहन्नुम से निजात मिल जाए, लेकिन एक पूरा अशरा जो सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम के से निजात का है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मुसलमान हर रोज़ जहन्नम से निजात की दुआ मांगता है। बेशक। और हदीस शरीफ में आता है कि जिसने फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा और मगरिब की नमाज़ के बाद 7 मरतबा ये कलमा पढ़ा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से ख़ुद जहन्नम, और के बाद में 3 मरतबा जो किसी ने ये जुमला कहा, जहन्नम ख़ुद दुआ करती है कि अल्लाह तू इसे मुझसे बचा ले। और फिर जिस तरह हदीस शरीफ में आता है कि तुम सदका दो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अगरचे वो आधी खजूर ही क्यों ना हो। तो ये अमल तो रोज़ हर रोज़ जारी रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने रमज़ानुल मुबारक गुजारा और इस्तग़फ़ार के कलमे पढ़े तो ये समझ लिया कि मेरी मग़फ़िरत हो गई। ये एक मुस्तकिल अमल है, क्योंकि आखिर वक्त वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यानी अपने रब की बंदगी में लगे रहना है और जहन्नम से बचने की कोशिश करते रहना है यहाँ तक कि मौत आ जाए। क्योंकि कुरान करीम कहता है कि वह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो कामयाबी का मदार है वो ये है कि जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जहाँ तक ये आपने अशरात की तक़सीम की बात की है, तो इन रिवायात में कुछ सकम है और इस पर कुछ कलाम किया मुहद्दिसीन कराम ने। ताहम ये भी एक ग्रेजुअली एक सिस्टम है, यानी शुरू में जब रमज़ान आया तो आपने अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जे किया, दरमियान में आप इस काबिल हुए कि अल्लाह की मग़फ़िरत आपको अता हुई, और अब आखिर में जबकि आप यौम जायज़ा और लैलतुल जायज़ा पे पहुँच रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम से आज़ादी के सर्टिफ़िकेट और असनाद इंशाअल्लाह ताला अता फ़रमा रहा है। तो ये एक मुस्तकिल अमल है। और मैं ये अर्ज़ करूँगा, आपने जो अभी इससे वक्फे से पहले जो आप बात कर रही थी, तो मेरे जहन में एक जुमला आ रहा था, आपको याद था, तो मैं आपकी खिदमत में रखूँ। अमूमन जब कोई किसी में खामी निकालता है तो दरअसल वो अपनी किसी खामी को छुपा रहा होता है, यानी वो ख़ुद एहसास कमतरी का शिकार होता है तो वो दूसरे के अंदर कमी को तलाश करता है। और अमूमन हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहीं, ये तकब्बुर में आकर और अपने आप को बड़ा समझकर, तो माहिरीन नफ्सियात ने यह बात बताई है कि जो एहसास बरतरी का शिकार होगा वही दरअसल एहसास कमतरी में मुब्तला होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको अंग्रेजी में जैसे कहते हैं हर्ट पीपल, यानी जो खुद दुखा हुआ जिनका दिल होता है, जो ज़ख्मी होते हैं, कहीं ना कहीं उनके एतमाद को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनकी अना को ठेस लगी होती है, वही टूटे फूटे लोग फिर वही दर्द दूसरों में बांटते हैं उन पर। और ये उनका एक तरीका होता है अपने आप को पावरफुल फील कराने का, अपने आप को अहम और वैलिडेट फील कराने का। अच्छा जी, जब हम इस्लामी तारीख़ का जिक्र करते हैं, जिस तरह हमने बहुत अहम वाक़यात की बात की, आज जिस तरह के 19वां रमज़ान मुबारक का दिन है और इसकी भी एक तारीख़ी अहमियत है, ख़ुसूसन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की ज़िंदगी के हवाले से। अल्लामा साहब, हम चाहेंगे कि आज ही वो दिन था और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कारी ज़र्ब से फिर साबित हुई, उसके हवाले से आप ज़रूर बयान कीजिए। फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, एक जुमला आज अज़ान फ़जर में, नमाज फ़जर के बाद मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मस्जिद कूफा में, जो अली सारी ज़िंदगी हर फतह पर, हर कामयाबी पर नारे तकबीर बुलंद करते थे, ये आज के मौके पर आके आप फरमाते हैं फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए। ये बहुत ही मुश्किल है कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में आखिरी मरहले में, यानी गोया अपनी ज़िंदगी के दौर में ये कह दे कि मैं कामयाब हो गया। इसकी वजह क्या है कि एक दिन पहले, यानी इसके हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि आप जब भी जंग होती थी और फतेयाब होते थे मुसलमान, तो सारे मुसलमान असहाब खुश हो रहे होते थे जी। लेकिन अली मुर्तज़ा जब रसूल खुदा की खिदमत में आते थे तो मग़मूम नज़र आते थे। या अली, क्या बात है, सब खुश हैं, तुम क्यों मग़मूम हो? तो हज़रत अली कहते थे, मैं तो गया था शहादत के लिए, मैं तो गया था लिक़ाउल्लाह के लिए, मैं तो गया था फ़नाफ़िल्लाह के लिए, लेकिन खुदा ने मुझे गाज़ी बना के लौटा दिया। यानी मैं लिक़ाउल्लाह चाह रहा था
और खुदा ने एक मरतबा फिर मुझे उस दुनिया को कि जिसको मैं 3 मरतबा तलाक दे चुका हूँ फिर वहीं लौटा दिया। यानी मैं जा रहा हूँ तेरे सफ़र की तरफ, तू लौटा दे रहा है कि अभी तुम्हारा काम बाकी है दुनिया में। तो फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा को कहते हैं कि ख्वाब में ख़ुद रसूल खुदा, उनके चचा हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत जाफ़र तैयार, ये सारी हस्तियाँ आई और ये जुमला उनको मिला कि अब अली आपको वापस आने का वक्त आ गया है, यानी आपने अपनी ड्यूटी अंजाम दे दी। यहाँ पर मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, अभी बात हो रही थी कि हज़रत अम्मार यासिर के हवाले से, और बड़े मुक़द्दस सहाबियों में से हैं और अवाइल के मुसलमानों में से हैं, उनकी वालिदा, यानी इस्लाम में भी हज़रत अली की शहादत अपनी जगह, लेकिन इस्लाम की शहादत में पहला रुतबा खुदा वंदे आलम ने एक खातून को दिया जो हज़रत सुमैया की सूरत में है, यानी उनकी शहादत हो रही है अम्मार यासिर की वालिदा मौजूदा। और अम्मार यासिर के लिए ख़ुद रसूल अकरम ने खुशखबरी भी थी। आपको अक्सर बाज़ औक़ात ये होता था कि असहाब छेड़ते थे, जो है तो ना मजाक थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, मज़ाउल मोमिन तो इबादा है, मजाक उड़ाना हराम है। ये थोड़ा सा फ़र्क नहीं समझ में आता है हमें कि मज़ाह में और मजाक में क्या फ़र्क है। ये अगर हम आसान कर लें इसको तो बहुत मुश्किल आसान हो जाएगी। और एहसास कमतरी ही शैतान को थी कि अबा वस्तकबरा काना मिनल काफिरीन। यहाँ पर भी हर माशरे में देखा जाए, अली मुर्तज़ा के हवाले से भी ये शहादत के लिए भी रसूल खुदा ने फरमाया शक़ी तरीन शख्स होगा क़यामत तक कि जो अली तुम्हें वार करके ज़र्ब लगाएगा। कौन अली है? मैं कहूँ या अली आज आप कामयाब हुए, आप तो हमेशा से कामयाब थे। जब आपकी विलादत काबे में हुई तब आप कामयाब है। वो मौका था कि काबे में आ रहा है, काबे में आने के वक्त कहना चाहिए था रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। नहीं, वहाँ बुत रखे हुए थे लेकिन 3 दिन तक आंखें नहीं खोलता मेरा रसूल और ना ग़िज़ा लेते हैं लेकिन अली। और जब रसूल खुदा तशरीफ़ लाते, आगोश रिसालत मिलती है, गर्मी नबूवत मिलती है, मैं कहता हूँ तो अली महसूस कर लेते हैं मैं किस काम के लिए भेजा गया हूँ। वो गोद मुझे मिल गई जिस काम के लिए मुझे जिसका नासिर बना के भेजा, तो आँख भी खोलते हैं, ग़िज़ा भी रसूल से लेते हैं। यानी वो मौका था कि कहना चाहिए था फुस्तु बे रब्बिल काबा, या यूँ कहिए कि हिजरत के मौके पर जब अली क्या है बिस्तर मर्ग पर लेटे थे, वो जो कि रसूल बन के लेट रहे, अली बन कर उठ रहे, उस वक्त कहना चाहिए था कि फुस्तु बे रब्बिल काबा, नहीं बल्कि मैं कहूँ वो मंजिल के जब हज़रत अली को हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा जैसी शख्सियत मिल रही हो, पूरा कुनबा मिल रहा हो, जिनके लिए पूरी नस्ल की ज़मानत रसूल मिल रही हो। अल्लाहु अकबर। जब अली मुर्तज़ा को रसूल की सादातियत मिल रही थी, उनकी नस्ल में औलाद रसूल आ रही थी, वो वक्त था कहने का कि सारी दुनिया फिर सादात के लिए क्या है दुआ गो होगी, उनकी खिदमत करेगी, वो नस्ल मिलने वाली है। फुस्तु बे रब्बिल काबा वहाँ कहना चाहिए था, या फिर खैबर हो, खंदक हो, ओहद हो, कौन सा ऐसा मार्का है जहाँ, या फिर सनदों के लिहाज से ले तो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा की मंजिल हो, या मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला की मंजिल हो, या गदी वो मुकाम हो जो मुबाहले के मुकाम में नफ्स की मंजिल रसूल पर जा रहे हों। ऐसे मौके थे, लेकिन अली ये सब ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। अब जब ये अली को ये सनद मिल गई जिसकी दुआ थी, अली ने सिर्फ 2 ही चीज़ दुनिया से मांगी, एक सानिय हैदर हज़रत अब्बास की सूरत में जो क्या है करबला में इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की मुआवनत और मदद करेंगे, जिस तरह अली ने रसूल की मुआवनत की थी। कोई हुसैन अली के बेटे हैं सुलभी लिहाज से, लेकिन नबी के बेटे, यानी वो दीन नबी के, इनका दीन लम यस्तक़िम बेक़त्ली फ़सयूफ़ ख़ुज़ीनी, कि आओ तलवारों मुझ पे। ये हुसैन इब्न अली का वो जुमला है जो बाबा को कूफे में देखा है कि जब शक़ी तरीन ने वो ज़र्ब लगाई और इतनी कामयाब और आला शहादत पूरी तारीख़ इंसानियत में नहीं मिल सकती। आखिरी अशरा भी आपने कहा 19 और 21, यानी ज़र्ब भी क्या है आखिरी अशरे में आ रही है और शहादत भी आखिरी अशरे में आ रही है। कौन सा? सैयदुश्शूर का आखिरी अशरा, वो जो कि अशरे में भी सैयद है वल फज्र लियालिन अशर की मंजिल है ना, इस मंजिल में, यानी ये वो अशरा कह लीजिए कि एक तफसीर इसकी ये भी आती है। और इसी तरीके से फिर कहूँ कि ताखरातों में से ताखरात का एक मिलना, फिर वो कहिए कि जगह कौन सी है, कहा परवरदिगार मैं तो
तेरी इबादत करने वाला था, कि ये मस्जिद हो कॉन्वर्सेशन हमारी गया। इसी तरह चलती रहे। आपका बयान से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन यकायक हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। जी जनाब आली, खूबसूरत बयान यहाँ पे बहुत ही अहम मौज़ूआत पे, यकीनन इस्लामी तारीख़ का भी इसमें आपको एक उनसर मिलता है। फिर आखिरी अशरा जो यकीनन कल के बाद से शुरू हो जाएगा, आज 20वीं शब होगी, तो बड़े अहम दिन हैं और यकीनन ये मुबारक सातें हमें नसीब हुई हैं। तो इसमें हमें मौका मिल रहा है अपने आप को करेक्ट करने का, रिफ़्लेक्ट करने का और ये सोचने का कि अगर हम लाशऊरी तौर पे बग़ैर सोचे समझे अनमाइंडफुलनेस के साथ अगर ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उसमें दोबारा हम इत्मीनान, एक सुकून और एक तहम्मुल कैसे ला सकते हैं। और इसकी बुनियाद यकीनन एक घराने में ही पड़ती है। किस तरह हम एक बच्चे की तरबियत करते हैं, सिर्फ़ उसको महंगा तरीन खिलौना ले देना या सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करा देने से हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। उसको वक्तन फ़वक्तन बताते रहना और मुख्तलिफ़ हालात में, यानी बच्चा जो कुछ कह रहा है कड़वी बात, तो वो भी एक कमसन बच्चा है, उसकी करेक्शन की ज़रूरत है। और जो सह रहा है, जैसे आज हमने आपको मूसा से मुलाकात कराई, जिसको उस वक्त संभालने की ज़रूरत है, जिसके कॉन्फिडेंस को दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी बतौर माशरा हमारी ही ज़िम्मेदारी आती है। अच्छा जी, जल्दी से किचन की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। हमारे ड्रिंक मेरे ख्याल में अब तैयार होनी है, फ्रूट पंच, और इसके अलावा बाकी चीज़ें रेडी हैं। आज बनी है हॉट फ्राइड चिकन। जी, नेशविल हॉट फ्राइड चिकन, बस ज़रा सी शेप मैंने चेंज की है, फ्लेवर्स वही हैं, और साथ में पोटैटो सैलेड है लेकिन हालापिनोस के साथ, और फिजी फ्रूट पंच। तो यानी आज मिर्चों पे बहुत जोर है। मैंने कहा बार-बार मुझे कहा जा रहा है चिली गार्लिक यूज़ करें, ये करें, तो आज मैं बना ही दूँ। आज आपने कहा मैंने ना पोटैटो सैलेड में भी हालापिनो पा देनी है ना। लेकिन अच्छी लगती है क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंड होता है, तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये जी फिजी फ्रूट पंच है, हमने मिचेल्स का मतलब जूस यूज़ किया है, मिक्स फ्रूट स्क्वाश है। और मुझे वैसे वाकई एनी टाइम नो मैटर वेयर यू गो इन द वर्ल्ड, आप स्क्वाश का जिक्र करते हैं मिचेल्स ही याद आता है ना। तो यू हैव ऑल द फ्लेवर्स, इसमें लेमन भी है, लेमन बाले भी है। आज इन्होंने मिक्स फ्रूट का इस्तेमाल किया है, जिसमें अच्छा यू हैव एडेड सम वाटर टू इट एज वेल, या डायरेक्ट स्क्वाश? नहीं, स्क्वाश है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है और बस। ज़बरदस्त। आप चाहें तो पानी को रिप्लेस कर सकते हैं बर्फ़ के साथ भी, जितना ठंडा आप। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड्स भी आपके सामने हैं, आपको पता चल गई दोनों की रेसिपी अच्छी, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इम्तिहान भी है हमारे रोज़े का, तो यकीनन आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त डिशेस। थैंक यू सलमा जी। हमारा देखें आपके साथ भी देखते देखते 19 रोज़े गुजर गए हैं। आखिरी अशरा, अब आपसे बेहतरीन रेसिपीज़ लेंगे आखिरी अशरे में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर, क्योंकि आखिरी चंद मिनट है हमारे पास मौजूद। आमिर भाई क्या कहना चाहेंगे? जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों की करेक्शन करना, एक बच्चा, चले उसमें तो बड़ी बात हो गई कि अगर कोई बच्चा ज़्यादती करता है तो आप उसको दोबारा समझाएं, उसमें एहसास को बेदार करें, लेकिन वो बच्चा जो सह रहा है उसको उस वक्त कैसे संभाला जाए? देखिए, उस बच्चे को संभालने के लिए तो यकीनी तौर पर दिलासा देना ज़रूरी है और उसे बताना ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन गुजारा है और कैसा बचपन गुजारा है, और उसे बताने की ज़रूरत है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बचपन गुजारा है, कैसे गुजारा है। पहले एक ज़माना होता था सिदरा बहन, जब लाइट चली जाती थी, जनरेटर इतने आम नहीं थे, UPS नहीं थे, और माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सहन में बैठा करते थे और फिर बातें किया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे। ख़ासुसन दादी और नानी जो है वो कहानियाँ सुनाती थी। अब वो ज़माना रहा नहीं है, तो वो ज़माना लौट आना चाहिए। आ जाता है वो ऑटोमेटिकली। अब तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, पेंडेमिक में घर में बैठे हैं, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि देखें, जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं सीखता तो फिर यकीनन वो फिर सोशल मीडिया से सीखता है, वो फिर गली से सीखता है और फिर वो गलत सीखता है। तो किसी ने कहा है ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे दोस्त बनाएं तो आप उन्हें खुद आगे बढ़कर दोस्त बना लीजिए। सही। तो बच्चों को दिलासा देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें हौसला देना ज़रूरी है। अच्छा, एक कड़वाहट अगर आ जाए, अगर किसी बच्चे में ये सुनने के बाद, समझने के बाद एक रिवेंज का, इंतकाम लेने का जज्बा जाग उठे, इसके हवाले से दीन क्या कहता है? और ख़ुसूसन जैसे कहा जाता है कि अगर तुमने बदला लेना भी है तो उतना बदला लो, ये पैमाना कैसे सेट किया जाए? अगर किसी ने लफ्ज़ों की ज़रब लगाई है आपको, तो किस तरह ये बांपा जाए कि मैं उतना ही उससे बदला लूँ और उतना ही उसकी दिल आज़ारी हो जितनी मेरी हुई है?
उससे तो बेहतरीन चीज़ जो सिखाई गई है, क्योंकि हम हमेशा बेहतरीन की तलाश में होते हैं, तो वो तो ये है कि मुआफ़ कर दिया जाए, दरगुजर कर दिया जाए। क्योंकि जवाब अगर आपने दे भी दिया तो उससे आपको मिलेगा क्या, सिवाय इसके कि आपके नफ्स की तस्कीन होगी, और आपके नफ्स की का तज़किया तब होगा जब आप मुआफ़ करेंगे, तो आप उससे ज़रा बिल्डअप हो जाएंगे, उससे ऊँचे दर्जे पर आप चले जाएंगे। तो अगर हमें ऊँचे दर्जे पर जाना है और ख़ुसूसन अपने बच्चों को लेकर जाना है, तो उनकी तरबियत इसी तरह करनी है कि आपने मुआफ़ करना है, दरगुजर करना है। और इसमें फिर दर्जा कितना बड़ा है कि आप चुप हैं और फरिश्ते आपकी तरफ से जवाब दे रहे हैं, आप खामोश हैं, और जो आपका दुश्मन है या आपको जो निगलेक्ट कर रहा है उसके दिल में आपके लिए जगह बन रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अखलाकी क़दरें हैं जो हमारे माशरे से उनका होती जा रही हैं, और हमें हमारे बुज़ुर्गों को, हम बड़ों को चाहिए कि हम इन रिवायात को, इन कदरों को, अक़दार को वापस लेकर आएँ। आप क्या कहेंगे इस पर अल्लामा साहब, जो इंतकाम की बात की जाती है, यानी हमने इस्लामी तारीख़ गवाह है कि बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों को साजिशों ने, मुनाफिकों ने नुकसान पहुँचाया है। जब हम इंतकाम की बात करते हैं या उस चीज़ों को बैलेंस आउट करने की बात करते हैं, क्या रिवायात हमें मिलती, क्या रहनुमाई हमें मिलती है? देखिए, इसमें एक बात तो सबसे है कि इंतकाम कभी भी वो वजूद पाता है कहीं न कहीं से उसको सपोर्ट होती है। सही। अगर सपोर्ट हटा दी जाए तो इंतकाम का पहलू बहुत ज़ईफ़ हो जाता है। और इसमें एक वाक़या बस मुझे अभी याद आ गया बैठे बैठे कि बड़ा मशहूर है आलम इस्लाम का वो वाक़या कि जब दो बच्चे, यानी एक इमाम हसन है और एक अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, दो बच्चे आपस में मदीने में खेल रहे हैं और खेलते खेलते किसी बात पर कोई जुमले हुए, तबादला ख्याल हुआ, और उस पर इमाम हसन ने ये फरमाया कि आप हमारे ग़ुलामज़ादे हैं और आपका घर हमारा ग़ुलामज़ादा है, यानी वो सादात रसूल की आल है। तो थोड़ा सा उन्हें महसूस हुआ, फ़ील हुआ अब्दुल्ला इब्न उमर को कि हमें ये कह दिया, जबकि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा हूँ। तो फ़ौरन दौड़े दौड़े गए, सपोर्ट की बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत आला। अब वो दौड़े दौड़े बाबा के पास गए कि बाबा, मतलब अब हमारे यहाँ भी मिनिस्टर होता है और वज़ीर आज़म होता है और मुसन है, सदर मोहतरम होते हैं, उनके बेटों का मिजाज आपके सामने होता है। वो गए कि बाबा से जा कर के कहें कि भाई ये अच्छा तो बच्चे हैं, फिर मैं बात उसको ताकीद कर रहा हूँ। उस सूरत के अंदर जब बाबा से कहा कि इमाम हसन ने फरमाया है कि हम ग़ुलामज़ादे हैं उनके, तो उन्होंने कहा वाकई ये फरमाया है? हाँ, उन्होंने अभी मुझसे कहा है। कहा दोबारा जाओ और जाके उनसे कहो कि लिख करके दे दें। अल्लाह अकबर। यानी अब ये तरबियत देखिए, बच्चा कहाँ जा रहा था, बाप ने उसकी तरबियत की कि ये ख़ानदान रिसालत है, ये आले रसूल हैं, ये दुनिया में भी अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। ये सिर्फ हम दुनिया के हो सकता है सरदार हो जाएं, एक खित्ते के सरदार हो जाएं, ये तो हसन वो हैं जिनके लिए रसूल फरमा रहे ये जन्नत के, ये दुनिया और ये आखिरत, ये दोनों जहानों के सरदार हैं। तो ये जब करेक्शन भी ज़रूरी होती है, बाज़ औक़ात बच्चे में जो एहसास कमतरी आ जाए किसी वजह से, तो उसको माँ बाप को चाहिए कि सिर्फ शय नहीं दें। ये जो आपने इंतकाम की बात की, ये इंतकाम कहाँ से आता है? सही। जब माँ बाप हाँ तुम कह दो हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हाँ, हम आ जाएंगे, हम ये कर देंगे। अल्लाह अकबर। ये माशरे में जहाँ पर भी फसाद आ रहा है, मैं एक जुमला कहूँगा, इसमें सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, और जितना ज़्यादा मेरे रसूल का तमस्खुर उड़ाया गया उनकी ज़िंदगी में, अल्लाह अकबर। ज़बान की काट देखिए, उसका ज़ख्म नहीं भरता है, तलवार की काट का ज़ख्म भर जाता है। ये इसका आगाज़ ही कहाँ से होता है? ये इंतकाम शुरू ही यहाँ से होता है कि क्या है, ज़बान से बात आ जाती। ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें और आपको खुदावंद आलम ने ये खुद तरबियत जब तक नहीं होगी, बस मैं इतना कहूँगा कि जब तक तरबियत नहीं होगी माशरे को, हमने जब तक अपने माहौल को एक दूसरे से सपोर्ट करके बनाना है। बच्चों की इस्लाह करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ उसे एहसास कमतरी है तो उसके एहसास कमतरी को दूर करें। अमली एक बड़ा फाइन बैलेंस है जिसको लेके चलना है कि उसको एहसास कमतरी भी ना हो, लेकिन अदराक भी हो कि चीज़ों की अहमियत क्या है। कई दफ़ा हमारे यहाँ बच्चे घर आके कंप्लेन करते हैं कि जी टीचर ने कुछ कह दिया, और वालिदैन बजाय ये सिखाने के कि असातिज़ा की एक अपनी पोजीशन है, उनका एक अपना रुतबा है, और अगर उन्होंने कह भी दिया और शायद तुम्हें कोई लफ्ज़ बुरा लग भी गया तो ये तुम्हारी इस्लाह के लिए अहम है, उल्टा हमने उसको ट्रांजैक्शनल बना लिया कि भाई टीचर को तो हम पे करते हैं, स्कूल को तो हम पे करते हैं,
तो उन्होंने किस तरह तुम्हारे साथ ये रवैया रखा। तो उस्ताद और तालिब इल्म का जो रिश्ता है वो अनफॉर्चुनेटली एक गाहक और ख़रीदार वाला, यानी वो मालिक वाला बनता चला जा रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बड़ा अहम मौजू था बुलिंग का। अपने इर्द गिर्द भी देखें कि आपका बच्चा आपको तो बहुत प्यारा लगता है, मासूम लगता है, लेकिन क्या इसका रवैया दूसरे बच्चों से या दूसरे लोगों के साथ अच्छा भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आमिर भाई भी हमारे साथ मौजूद थे।